नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा, भारत का ध्यान अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में विभिन्न परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री ने आज से शुरू हुए संस्कृत सप्ताह के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5वें डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का शुभारंभ किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य में चुनाव बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने का आदेश दिया। नंद किशोर सिंह को आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। भारत ने 50 करोड़ से अधिक कोविड जांच कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। केवल 55 दिनों में 10 करोड़ कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 56 करोड़ 64 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.53% हुई। सूचना और प्रसारण मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा के लिए हिमाचल प्रदेश के 5 दिन के दौरे पर। और पैरालंपिक खेलों में भारतीय ध्वजवाहक तंगावेलु मरियप्पन के नेतृत्व में 54 सदस्यीय भारतीय दल टोक्यो रवाना। ये खेल 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होंगे। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर बहुत बारीकी से नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि भारत का ध्यान अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने पर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शांति स्थापना पर हुई बहस की अध्यक्षता करने के बाद उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि अफगानिस्तान इस चर्चा के केंद्र में था। Our focus is on ensuring the security in Afghanistan and the safe return of Indian nationals who are there. So that is really what has been very much the focus of my own engagements here, talking to the UN Secretary General, to other colleagues who are here, as well as with the US Secretary of State a few days ago. For us, it reflected what was a historical relationship with the Afghan people. I think that relationship with the Afghan people obviously continues, and that will guide our approach to Afghanistan in the coming days. इससे पहले विदेश मंत्री सोमवार को न्यूयॉर्क पहुंचे। उन्होंने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के साथ अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में 83 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री 3 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में जिन 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं, इसमें करीब 1 किलोमीटर लंबे समुद्र दर्शन मार्ग शामिल है। मंदिर के पीछे 49 करोड़ रुपए के खर्च से बने इस मार्ग पर सुंदर रोशनी, बैठने के लिए बेंचेस, रंगीन चारपाइयां आदि की सुविधा दी गई है। इसी तरह प्राचीन कलाकृतियों के संग्रह के लिए 75 लाख रुपए के खर्च से एक म्यूजियम बनाया गया है, जबकि पुराने सोमनाथ मंदिर का नवीनीकरण करके इसे अहल्याबाई होलकर मंदिर का नाम दिया गया है। इनके अलावा प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर के निकट पार्वती मंदिर का भूमि पूजन भी करेंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से शुरू हुए संस्कृत सप्ताह के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इस प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए 19 से 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध है कि ये हमारे जीवन के सभी पहलुओं को स्पर्श करता है। श्री मोदी ने कहा कि ये प्रसन्नता का विषय है कि संस्कृत भाषा आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार से जुड़े भाषाविदों और विद्वानों को भी शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि संस्कृत भाषा और उसके साहित्य में हमारे समृद्ध जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़ा ज्ञान समाहित है। ये भाषा विपुल साहित्य समूह भारतीय ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, संस्कार, दार्शनिक मूल्यों तथा अभिव्यक्ति की वाहिका है। विश्व की प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भाषा का अद्वितीय स्थान है और अनेक भाषाओं और संस्कृतियों के अस्तित्व का आधार है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आज ऑनलाइन तकनीकों के माध्यम से संस्कृत अधिक से अधिक लोगों तक सहजता से पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि संस्कृत सप्ताह का आयोजन लोगों में, विशेषकर युवाओं में हमारी संस्कृति परंपरा के प्रति नवीन रुचि तथा नए उत्साह को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। संस्कृत भाषा दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही है। पोलैंड के वॉर्सो विश्वविद्यालय ने अपने पुस्तकालय की दीवार पर उपनिषद के संस्कृत में लिखे श्लोकों को उकेरा है। पोलैंड स्थित भारतीय दूतावास ने ट्विटर पर इसका वर्णन किया है। सोशल मीडिया पर भी ये काफी चर्चा में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हमारे देश में न ही टैलेंट्स की कमी है, न ही टैलेंट्स की डिमांड की है, पर किसी कॉमन प्लेटफॉर्म के अभाव में इन दोनों का ही मिलान नहीं हो पाता। आईडेक्स प्लेटफॉर्म इस कमी को पूरा करने में काफी हद तक सफल हुआ है, पर यह प्रयास हमारी इंडस्ट्रीज को भी इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक मजबूत नींव प्रदान करता है। आईडेक्स जैसी पहल हमारे युवा, एकेडमिक जगत, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स और हमारी सेनाओं के बीच एक कड़ी बनाती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आईडेक्स फॉर फौजी पहल सैन्य कर्मियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देती है। आईडेक्स फॉर फौजी हमारे सर्विस पर्सनल को इन क्षेत्रों में अपना टैलेंट दिखाने का एक अवसर प्रदान करती है। आज डिस्क 5 का लॉन्च होना आत्मनिर्भरता की ओर रक्षा क्षेत्र के बढ़ते हुए कदम और युवाओं और उद्यमियों में डिस्क की लोकप्रियता को एक साथ दर्शाता है। डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने और 300 से अधिक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए अगले 5 वर्षों में लगभग 500 करोड़ रुपयों का बजट अभी अनुमोदित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि तीनों सेनाओं, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों और आयुध निर्माणी बोर्ड के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान की जा रही है। इनका समाधान निकालने के लिए उन्हें डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के रूप में उद्यमियों के सामने रखा जाता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडारों के खतरों से सुरक्षित रखने संबंधी एक उन्नत प्रौद्योगिकी कैफ टेक्नोलॉजी विकसित की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महत्वपूर्ण स्वदेशी प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में डीआरडीओ का एक और महत्वपूर्ण कदम है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि वह इस जांच पर नजर रखेगा। न्यायालय ने यह भी कहा है कि जांच में मदद के लिए पश्चिम बंगाल काडर के वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर एक विशेष टीम गठित की जाएगी। उच्च न्यायालय ने इससे पहले चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जांच का आदेश दिया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में हिंसा के लिए ममता बनर्जी सरकार को दोषी ठहराते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की थी। आयोग ने यह भी कहा था कि मामलों की सुनवाई राज्य के बाहर की जानी चाहिए। इस निर्णय का स्वागत करते हुए भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि वे चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले।
दूसरी ओर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के अध्ययन के बाद प्रतिक्रिया दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच कराने की कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भाजपा ने आज राज्य सरकार की तीखी आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा, हत्या और अपराध से संबंधित अदालत की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि ममता बनर्जी सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अनुपूरक बजट राज्य के युवाओं के लिए समर्पित है और 1 करोड़ बेरोजगार युवाओं को टैबलेट्स और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए 3,000 करोड़ रुपए का बजट में आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले युवाओं को भत्ता देगी और ये भत्ता 3 बार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों को भुगतान के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वकीलों, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए भी बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। नंद किशोर सिंह को आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। वे इससे पहले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नंद किशोर सिंह से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह इस संस्थान के अध्यक्ष थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 56 करोड़ 64 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 56 लाख 36 हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। अब तक 3 करोड़ 15 लाख 25 हजार से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.53% पर बनी हुई है, जो कि पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे अधिक है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 58 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। 81 लाख 10 हजार से अधिक और टीके जल्द ही उन्हें दिए जाएंगे। भारत ने 50 करोड़ से अधिक कोविड जांच कर महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि केवल 55 दिनों में 10 करोड़ कोविड नमूनों की जांच की गई। ये देश में बढ़ते कोविड जांच सुविधा और क्षमता के कारण संभव हो पाया है। केरल में तिरुवनंतपुरम महिला कॉलेज में 24 घंटे की एक अनूठी टीकाकरण सुविधा शुरू की गई है। नई टीकाकरण सुविधा के तहत लोग वाहन में ही टीकाकरण करवा सकते हैं। ये टीकाकरण अभियान राज्य में अपनी तरह का पहला अभियान है। ओणम की छुट्टियों के दौरान अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण करने के उद्देश्य से ये केंद्र आज से प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से खुला रहेगा। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा, भारत का ध्यान अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में विभिन्न परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री ने आज से शुरू हुए संस्कृत सप्ताह के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5वें डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का शुभारंभ किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य में चुनाव बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने का आदेश दिया। नंद किशोर सिंह को आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया।
भारत ने 50 करोड़ से अधिक कोविड जांच कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। केवल 55 दिनों में 10 करोड़ कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 56 करोड़ 64 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.53% हुई। सूचना और प्रसारण मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा के लिए हिमाचल प्रदेश के 5 दिन के दौरे पर। पैरालंपिक खेलों में भारतीय ध्वजवाहक तंगावेलु मरियप्पन के नेतृत्व में 54 सदस्यीय भारतीय दल तोक्यो रवाना। ये खेल 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होंगे। सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन से हिमाचल प्रदेश के लिए 5 दिन की जन आशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व किया। जन आशीर्वाद यात्रा परवाणु, धर्मपुर, सोलन, कंडाघाट, सोघी से होती हुई आज शाम को शिमला में पीटरहाफ पहुंचेगी। चंडीगढ़ में यात्रा की शुरुआत से पहले श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सांसद और सभी शामिल किए गए नए मंत्री लोगों के पास जाएं और उनसे बातचीत करें तथा उन्हें सरकार के विजन और विभिन्न मामलों में पार्टी के दृष्टिकोण के बारे में बताएं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा कल खरगोन जिले के रेवारखेड़ी पहुंची। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पेशवा बाजीराव प्रथम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाजीराव पेशवा की वीर भूमि का जीर्णोद्वार और विस्तार राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वह रावरखेड़ी से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि रावरखेड़ी में किए जाने वाले पूरे निर्माण में मराठा शिल्प का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रदेश भाजपा द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसका समापन प्रदेश में 24 अगस्त को होगा। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने आज मुंबई से अपनी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की। भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। श्री नारायण राणे ने सभा को संबोधित किया और यात्रा शुरू की। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने आज निर्वाचन सदन में भारतीय दूरसंचार सेवा के 2018 और 2019 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ चर्चा की। ये बातचीत भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारियों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा थी। सरकार ने उन खबरों को तथ्यहीन बताया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री रामबन सुरक्षा योजना के अंतर्गत कोविड संक्रमित सभी युवाओं को सहायता के रूप में मुफ्त इलाज के लिए 4,000 रुपए दिए जाएंगे। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने कहा है कि केंद्र सरकार इस तरह की कोई योजना लागू नहीं की है। PIB ने लोगों को सलाह दी है कि ऐसी फर्जी वेबसाइटों की सूचना व्यक्तिगत रूप से साझा न करें। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में थाना मंडी इलाके में आतंकवादियों से एक मुठभेड़ में राष्ट्रीय राइफल का एक JCO शहीद हो गया। गोलीबारी में ये अधिकारी घायल हुआ था, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए तुरंत नजदीक के अस्पताल ले जाया गया और वहां उनकी मृत्यु हो गई। विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में श्री सिंह ने कहा कि PNG और CNG के साथ हरित हाइड्रोजन को मिश्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत वर्ष भर चलने वाले अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज शीर्षक से ये कार्यक्रम आरंभ हो गया है। इसे FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का जन्म। स्वाधीनता के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम देश के दक्षिणी भाग के दो महान भारतीयों धीर सत्यमूर्ति और पी कृष्ण पिल्लई की बात करेंगे। साहस और त्याग की प्रतिमूर्ति सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति की आज जयंती है। उत्कृष्ट और प्रभावशाली वक्ता एस सत्यमूर्ति आज के तमिलनाडु की पुदुकोट्टई रियासत में तिरुमयम के निवासी थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1887 को हुआ था। उनका लालन पालन पारंपरिक वातावरण में हुआ और मद्रास से शिक्षा संपन्न करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक वकालत की, लेकिन देश को आजाद कराने की इच्छा उन्हें क्रांति की राह पर ले गई। उन्होंने औपनिवेशिक शासन के विरोध में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। बंगाल का विभाजन हो या रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार हो या साइमन कमीशन का विरोध, सत्यमूर्ति सबसे आगे नजर आए। जब सत्यमूर्ति 1939 में मद्रास के महापौर बने तो शहर जल संकट का सामना कर रहा था। दूरदृष्टा राजनेता के रूप में सत्यमूर्ति ने जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए शहर के पश्चिम में लगभग 50 किलोमीटर दूर पुंडी में जलाशय बनाने की आवश्यकता समझी। ये आज भी चेन्नई के लिए एकमात्र जलाशय है। सत्यमूर्ति लोक कला में निपुण थे। वे कर्नाटक संगीत में तो विशेष रूप से पारंगत थे। उन्होंने मद्रास में संगीत अकादमी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्यमूर्ति ने स्वदेशी आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और 1942 में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया। उन पर मुकदमा चला और अमरावती जेल में सश्रम कारावास की सजा मिली। इस दौरान उन्हें रीढ़ की हड्डी की बीमारी की समस्या हुई और 28 मार्च 1943 को मद्रास के जनरल अस्पताल में उनका निधन हो गया। सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति वरिष्ठ कांग्रेस नेता के कामराज के राजनीतिक गुरु भी थे। आज पी कृष्ण पिल्लई की जयंती और पुण्यतिथि भी है। वे महान स्वाधीनता सेनानी थे। वे वायकाम सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह और गुरुवयूर मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। वे केरल में तत्कालीन वाम आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत इंडियन नेशनल कांग्रेस से हुई थी। वे पहले गांधीवादी रहे और फिर कांग्रेस सोशलिस्ट बन गए। कृष्णा पिल्लई 1924 में मंदिर में प्रवेश के लिए वायकाम सत्याग्रह के सक्रिय स्वयंसेवक थे, जिसका नेतृत्व ईवी रामासामी कर रहे थे। वायकाम मंदिर प्रवेश आंदोलन अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरोध में चलाया जा रहा था। लंबे समय तक चले उस आंदोलन की सफलता ने सभी हिंदुओं के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए।
कृष्णा पिल्लई ने 1930 में कोझिकोड से पय्यानूर तक नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया और सच्चे गांधीवादी के रूप में तिरंगा हाथ में लेकर अंग्रेजों के दमन का बहादुरी से सामना किया। कृष्णा पिल्लई 1931 में गुरुवायूर मंदिर में घंटी बजाने वाले पहले गैर ब्राह्मण थे। शुरू में उनकी राजनीतिक गतिविधि मुख्य रूप से मालाबार क्षेत्र तक सीमित थी, लेकिन 1936 में उनकी गतिविधियों का विस्तार कोचीन और त्रावणकोर तक हो गया। 1938 में उन्होंने अलाप्पुझा में प्रसिद्ध कामगार हड़ताल का आयोजन किया, जो अत्यधिक सफल रही और 1946 में पुनप्परा वायलार संघर्ष की मुख्य प्रेरणा बनी। कृष्णा पिल्लई संगठन कौशल में बहुत निपुण थे, जो केरल में दबे कुचले लोगों तक पहुंचने में सफल रहे और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। 18 अगस्त 1948 को सर्पदंश से उनकी असमय मृत्यु हो गई। कृष्णा पिल्लई संभवतः केरल के मजदूरों और किसानों के घरों में सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक थे। वे ऐसे नेता थे जिन्हें शोषण और दमन के विरुद्ध साहस और उत्साह से डटे रहने के लिए जाना जाता है। आज की कड़ी यहीं संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है विश्व फोटोग्राफी दिवस पर। ये थी शोखी तो देखिए, एक फूल उसने भेज दिया है गुलाब का। एक जमाना था जब तस्वीरों पर शेर कहे जाते थे। ये तब की बात है जब लोगों के पास इतने हाई टेक कैमरे नहीं थे। बाद में जब कैमरे का आविष्कार हुआ तो फोटोग्राफी इंसान के लिए दिल की भावनाएं व्यक्त करने का जरिया बन गई। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत फ्रांस में 19 अगस्त 1839 से हुई थी। उसी दिन डोगोरोटाइप प्रक्रिया की घोषणा की गई थी। इस प्रक्रिया का आविष्कार फ्रांस के जोसेफ नाइसफोर और लुइस डागेर ने किया था। इसी दिन फ्रांस सरकार ने इसका पेटेंट प्राप्त किया था। उस दिन की याद में हर वर्ष वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। ये दिन उन लोगों की याद में भी मनाया जाता है जिन्होंने इस क्षेत्र में योगदान किया है। कहा जाता है कि अमेरिका के फोटो प्रेमी रॉबर्ट कार्नेलियस दुनिया के ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने पहली सेल्फी क्लिक की थी। उन्होंने ये कारनामा 1839 में किया था। हालांकि उस समय उन्हें ये पता नहीं था कि ऐसा फोटो क्लिक भविष्य में सेल्फी के रूप में जाना जाएगा। ये तस्वीर आज भी यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रिंट में उपलब्ध है। भारतीय इंटरनेशनल फोटोग्राफिक काउंसिल नई दिल्ली ने भी विभिन्न फोटोग्राफिक दिग्गजों तक अपनी पहुंच का विस्तार किया है ताकि हर साल फोटोग्राफी का जश्न मनाया जा सके। टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने के लिए ध्वजवाहक तंगावेलु मरियप्पन सहित भारतीय खिलाड़ियों का दल कल रवाना हुआ। 54 सदस्यीय दल को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय पैरालंपिक समिति के अधिकारियों द्वारा गर्मजोशी से विदा किया गया। पैरालंपिक खेलों का आयोजन इस महीने की 24 तारीख से 5 सितंबर तक होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत का ध्यान अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में विभिन्न परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री ने आज से शुरू हुए संस्कृत सप्ताह के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5वें डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का शुभारंभ किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य में चुनाव बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने का आदेश दिया। नंद किशोर सिंह को आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। भारत ने 50 करोड़ से अधिक कोविड जांच कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। केवल 55 दिनों में 10 करोड़ कोविड नमूनों की जांच की गई।
और संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.53% हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।